Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today I will be dealing with the 17th chapter of SST book of standard 5. The name of the book is Social Studies Success and it is the 17th chapter and the name of the chapter is The Revolt of 1857. Coming of European traders to India. India was known for its riches since ancient times. It was famous for its spices, pearls, silk, gold, etc. These things were in great demand in Europe. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered the sea route to India. He landed at Calicut. He got permission from the ruler of Calicut to carry on trade with India. Gradually, the Portuguese established political powers over areas like Calicut, Goa, Daman and Diu. Meanwhile, other European countries also wanted to exploit the riches of India. Soon the Dutch, the French and the British traders also came to India. In 1600, a group of 100 merchants of London took permission from Queen Elizabeth I to form the British East India Company. The company received permission to trade in India from the Mughal Emperor Jahangir. They set up big godowns to store the goods they traded in. They started from Surat. Later, they established trading centers in Bombay and Madras. The French also set up trading company and established centers in Chandernagore, in Bengal and in Pondicherry. The British did not like this. They fought with the French and defeated them. In the beginning, the British were interested only in trade. Soon they started building forts and maintaining armies in the name of protecting their factories. अब है कि यूरोप के व्यवसायी लोग व्यापारी लोग इंडिया आए, उसी के ऊपर है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। माना जाता था कि इंडिया में बहुत ही बहुमूल्य सामान सब मिलते हैं। पुराने समय से इंडिया अपने मसालों के लिए, मसालों के ढेर के लिए फेमस था। फिर मोतियों के लिए इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मोती मिलते थे। सिल्क के कपड़े मिलते थे और गोल्ड, यहाँ पे सोना भी बहुत मिलता था। ये सब के लिए फेमस था इंडिया और ये सब चीज़ों की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 1498 का वर्ष था। उस समय एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर था, माने पोर्तुगल का एक आदमी था जो कि घूम घूम कर नई नई जगहों को ढूंढता था। वो आदमी का नाम था वास्को डा गामा। वो समुद्र के रास्ते वो घूम रहा था और घूमते घूमते उसे इंडिया पहुंचने का रास्ता मिला। सी रूट टू इंडिया, समुद्र के रास्ते वह कैसे इंडिया का रास्ता उसे मिला कि यूरोप से होकर समुद्र के रास्ते कैसे इंडिया पहुंचा जा सकता है। और वह कलिकट जगह वहाँ वह उतरा। उसने अपना शिप वहाँ रोका, वहाँ उतरा। फिर कलिकट के जो राजा थे उससे उन्होंने परमिशन लिया कि हाँ, मैं यहाँ पे अपना व्यापार करूँगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब वो वापस गया, उसने सारे पोर्तुगीज़ लोगों को बताया और धीरे धीरे पोर्तुगीज़ लोग वो लोग आके यहाँ पे व्यापार करने लगे और वो लोग अपना राजनीतिक पावर भी बढ़ाने लगे। कुछ एरिया को अपने कब्जे में भी करने लगे, जैसे कलिकट, गोवा, दमन, दीयू, ये सब एरिया को, ये वेस्टर्न पार्ट सब एरिया सब जो है इंडिया का, साउथ वेस्टर्न पार्ट, वो सबको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसी वक्त दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप में और दूसरे कंट्री सब थे, वो लोग भी चाहते थे कि इंडिया के जितना भी बहुमूल्य सामान है इंडिया में, वो सबको वो लोग ले जाए। ठीक है, तो कुछ ही दिन बाद जो डच लोग हैं, फिर जो फ्रेंच लोग हैं और जो ब्रिटिश लोग हैं, वो सब आने लगे। उनके सारे व्यापारी इंडिया में आने लगे। 1600 में 1498 में वास्को डा गामा ने एक्सप्लोर किया इंडिया। उसके बाद 1600 में 1600 में 100 मर्चेंट, 100 व्यापारी जो थे लंदन के, उन लोगों ने परमिशन लिया क्वीन एलिजाबेथ I से परमिशन लिया और बोला कि हम एक ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी बनाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश का व्यापारियों का दल होगा और हम ईस्ट इंडिया माने इंडिया में जाएंगे और वहाँ पे व्यापार करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया। इंडिया के उस समय जो सबसे बड़ा एम्पायर उस वक्त मुग़ल का ही था, तो मुग़ल के जो राजा थे, जहांगीर उस वक्त थे, उनसे उसको परमिशन मिल गया कि हाँ ठीक है, यहाँ आके वह व्यापार करेंगे। फिर वो ये क्या किए, वो इंडिया आए, बड़े बड़े गोदाम बनाए जहाँ पे वो जो भी सामान लाते थे वो लाके वो रखते थे, या जो सामान यहाँ से ख़रीद के ले जाना था वो उसको वहाँ पे रखते थे। ठीक है, वो लोग ने शुरुआत कहाँ से की? सूरत से। गुजरात के पास सूरत है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार के सेंटर कहाँ बना दिए? मुंबई में और मद्रास, चेन्नई में भी बना दिए, मुंबई और चेन्नई में। इसी तरह
फ्रेंच लोग जो है वो लोग भी आए, वो लोग भी अपना एक ट्रेडिंग कंपनी बनाए, अपने बिजनेसमैन का एक दल बनाए और वो लोग भी अपना सेंटर बना दिए बंगाल में, चंदनागौर में और पौंडीचेरी में। ठीक है, मतलब वो लोग ईस्टर्न साइड में गए, साउथ ईस्टर्न साइड में, और ये लोग थे साउथ वेस्टर्न साइड में, ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि फ्रेंच लोग आके यहाँ पे क्यों बना रहे हैं अपना सेंटर। उन लोगों ने फ्रेंच लोगों से लड़ाई की और उनको हरा दिया। शुरू में ब्रिटिश लोग सिर्फ व्यापार करने में ही इंटरेस्टेड रहते थे, आते थे, व्यापार करते थे, यहाँ के लोगों को बेचते थे, अपने बनाए हुए सामान बेचते थे और यहाँ के अच्छे सामान कम दामों में खरीद के ले जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए और अपनी सेना भी रखनी शुरू कर दी। और क्या बहाने मारते थे कि नहीं, हमारी जो फैक्ट्री हमने यहाँ पे बनाई है उसकी रक्षा करने के लिए हमें सेना की ज़रूरत है। The Battle of Plassey 1757. Bengal in those days was ruled by Nawab Siraj-ud-Daulah. He asked the British not to build forts and to remove their troops. The British refused. A big battle was fought at Plassey. Siraj-ud-Daulah lost the battle due to treachery of his general Mir Jafar. The British now became very powerful in Bengal. In the rest of the country, kings were fighting among themselves. The British took advantage of this. They helped one king against the other. In this way, they gained more power and wealth. Slowly, they succeeded in capturing large parts of India. Injustice of the British. The British were interested only in making money. They forced the farmers of Bihar to grow indigo, a plant used for making a blue dye. This dye was used in England for dyeing milk cloth. The farmers had no need for indigo as they needed food grains to feed themselves. They were forced to sell indigo to the British at a low price. As a result, the Indian farmers became very poor. Similarly, the weavers were forced to sell their cloth at a very low price. उन दिनों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पे किला बनाना शुरू कर दिया, उस वक्त बंगाल के रूलर जो थे वो थे सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला वहाँ रूल कर रहे थे। तो उन्होंने जो है, नवाब सिराजुद्दौला थे, उन्होंने मना किया ब्रिटिश को, आप हमारे एरिया में किले नहीं बनाए और अपनी सेना जो है यहाँ से सेनाओं के दल को आप ले जाएं। ब्रिटिश नहीं माने। इसके कारण क्या हुआ, एक बड़ा युद्ध हुआ जिसको बैटल ऑफ पलासी बोलते हैं। पलासी जगह पे हुआ, बड़ा युद्ध हुआ। उसमें जो है सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गए। क्यों? क्योंकि उनका अपना ही जनरल जो था, उनके ही अपने सेना का सेनापति जो था मीर जाफ़र, उसने उनके साथ गद्दारी कर दी। वह ब्रिटिश के साथ जाके मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए। अब ब्रिटिश जो है बंगाल में काफ़ी पावरफुल हो गए थे, काफ़ी ताकतवर हो गए थे। बाकी इंडिया के दूसरे प्लेसेस का क्या हाल था कि उसमें इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, किंगडम्स में बटा हुआ था। तो सारे जो राजा सब थे वो सब एक दूसरे से ही लड़ते थे ताकि उसके एरिया को अपने कब्जे में ले सके। इसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। उसने एक किंग को दूसरे के खिलाफ मदद की, दूसरे को तीसरे के खिलाफ मदद की, और इस तरह उसने अपने पास बहुत ही धन और पावर जमा कर लिया। उसके पास पावर उसका बढ़ता चला गया। वह किंग को बोलता था, मैं तुम्हें ये साम्राज्य जितने मदद करूँगा उसके बदले में तुम्हारे मामलों में मैं हस्तक्षेप करूँगा। इस तरह जो है वो लोग का पावर बढ़ता गया और उनका धन भी बढ़ता गया, खजाना बढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को अपने कैप्चर में कर लिया, बड़े बड़े एरियाज़ को। अब इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, यहाँ तक तो ब्रिटिश ने जो किया, उसके बाद वह इंडियंस के साथ अन्याय भी करने लगे। ठीक है, ब्रिटिश सिर्फ चाहते थे यहाँ से जितना से ज़्यादा हो सके पैसे बना के जाए। वह जो है बिहार के फार्मर्स जो थे, बिहार के जो किसान थे, उनको उन्होंने फोर्स किया कि तुम इंडिगो उगाओ अपने खेतों में। इंडिगो एक ब्लू कलर का डाई होता है जिससे जो ब्रिटिश के अपनी फैक्ट्रियाँ थी यूरोप में, वहाँ पे मिल से बना हुआ कपड़ा निकलता था, फैक्ट्री का मशीन से बना हुआ कपड़ा निकलता था। उस कपड़े को नीले रंग का से ये लोग डाई करते थे और वो डाई वाला कलर इंडिगो होता था, जिसको कि ये किसानों को फोर्स करते थे कि तुम इंडिगो ही उगाओगे अपने खेतों में। जबकि किसानों को फूड ग्रेन्स की ज़रूरत थी, है ना, चावल और वीट, ये सब की ज़रूरत थी, राइस वीट, ताकि वो अपने आप को अपने लिए खाने का जुगाड़ कर सके। तो वो ब्रिटिश जो है वो फोर्स कर रहे थे कि नहीं तुम इंडिगो ही उगाओ, और उसके बदले बहुत कम पैसे भी वो देते थे। नील बोलते हैं, नील के बदले वो बहुत कम पैसे देते थे किसानों को। इस कारण किसान बहुत गरीब होते गए। इसी तरह जो बुनकर लोग थे, जो कपड़े बुनते थे, कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी अच्छी अच्छी करते थे, कढ़ाई करते थे, उनसे भी बहुत कम दामों में ज़बरदस्ती ब्रिटिश खरीद कर कपड़े ले जाने लगे और वे भी गरीब होते चले गए। The Indian cottage industry was also a victim of British greed. Britain could not grow cotton due to its cold climate, but they had
big cotton textile mills which required cotton. So raw cotton was brought from India at a low price and sent to Britain. In return, cloth was shipped back to India and sold in Indian markets. The British did not allow Indians to establish their own mills or factories. The British made unjust laws to take control of more and more kingdoms. One such law was the doctrine of lapse, which said that if a king died without a male child, his kingdom would be taken over by the British. Thus, farmers, traders, kings, and common people were dissatisfied with the British rule. They wanted to oust the British from India. इसी तरह इंडिया का जो अपना कॉटेज इंडस्ट्री था, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री थे जो लोग घरों में करते थे, एक कम्युनिटी के लोग मिलकर छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन करते थे, उसको भी बहुत ही नुकसान पहुंचा ब्रिटिश के लोभ के कारण, ब्रिटिश के लालच के कारण। ठीक है, ब्रिटिश जो है ब्रिटेन में बड़ा ही ठंडा क्लाइमेट था, वहाँ टेम्परेचर लो रहता था, तो वहाँ वो कॉटन नहीं उगा सकते थे, पर उनको कॉटन चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके जो मिल्स थे, फैक्ट्रीज़ के मशीन में कॉटन के कपड़े बन के निकलते थे, तो उनको कॉटन की ज़रूरत थी। इसीलिए वो क्या करते थे, इंडिया से कॉटन खरीद के ले जाते थे। रॉ कॉटन जो होता है, हाँ, उसे इंडिया से खरीद के ले जाते थे और बहुत ही कम दामों में खरीद के ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाते थे। फिर वहाँ पे उन कॉटन कपड़ों से कपड़े बनाए जाते थे और उसको वो ज़बरदस्ती आके इंडिया के लोगों को बेचते थे। ठीक है, इंडियन मार्केट में वो बेचते थे। जब इंडियंस चाहते थे कि नहीं हम लोग यहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप करें, तो वो बिल्कुल यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने इंडियंस को नहीं देते थे। इसी तरह ब्रिटिश जब उनका पावर बढ़ता गया, उन्होंने इतने ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए जो कि बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं थे। और इस तरह के कानून उन्होंने क्यों बनाए? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। ठीक है, एक ऐसा ही कानून क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। उसके अनुसार क्या था कि कोई भी राजा जो है अगर वह मर जाता है और उसकी कोई संतान ऐसी नहीं होती जो पुरुष हो या मतलब उसका कोई पुत्र ना हो, पुत्र होने के पहले ही वह अगर मर जाए तो जो है उसका राज्य ब्रिटिश अपने कब्ज़े में ले लेगा। इस तरह का उन्होंने रूल बनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जितने भी किसान थे, व्यापारी थे, इंडिया के राजा थे और कॉमन पीपल, साधारण लोग जो थे, वो सब ब्रिटिश के प्रति उन सबको असंतोष था। ब्रिटिश के तरफ, उन लोगों की तरफ उन सबका असंतोष था। वो लोग ब्रिटिश राज में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और वो सब चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल दिया जाए। The Revolt of 1857. The Revolt of 1857 is called the First War of Independence. It is a very important landmark in our history. The revolt was started by the Indian soldiers, sepoys in the British Army. The immediate reason for the revolt was the following incident. On 10th May 2007, the celebrations of 150th anniversary of Revolt of 1857 were held all over the country. A new rifle named Enfield was introduced. A rumor spread that the cartridges were greased with fat of cows and pigs. The covering of these cartridges had to be bitten off before loading the gun. The Hindus regard cows as holy and the Muslims regard pigs as unclean. The rumor hurt the sentiments of the soldiers. The revolt started in Meerut on May 10, 1857. It soon spread to other parts. Along with the Indian soldiers, other sections of the Indian society also joined. They declared Bahadur Shah Zafar as their leader. Other prominent leaders were Tatya Tope, Nana Saheb, Peshwa Kumar Singh, Liaquat Ali, Rani Lakshmibai and Begum, Hazrat Mahal of Awadh, General Bakht Khan, etc. But the British had better trained soldiers and superior weapons. Moreover, the Indians were disorganized, hence they lost and the revolt was suppressed. अब जो है इंडियन लोग चाहते थे कि ये ब्रिटिश लोगों को वह निकाल दे अपने देश से। इसी के कारण एक विद्रोह इंडिया के लोगों ने किया, ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया। वह विद्रोह जो था उसे रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। 1857 हुआ था और उसे जो कहते हैं कि वह पहला युद्ध था स्वतंत्रता पाने के लिए। पहला युद्ध स्वतंत्रता के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 ही था। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है हमारे हिस्ट्री का। रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडियन सोल्जर से। इंडिया के जो सिपाही थे, जो ब्रिटिश के आर्मी के अंडर थे, हाँ, ब्रिटिश आर्मी में वो सिपाही थे, उन लोगों ने पहले विद्रोह किया। बिल्कुल इमीडिएट कारण क्या था विद्रोह होने का? तो एक नया राइफल एनफील्ड नाम से ब्रिटिश लाए थे। हाँ, एनफील्ड नाम का एक नया राइफल वो लेके आए थे, हाँ, बंदूक लाए थे। और एक तरह की अफवाह फैल गई कि जो उसकी जो गोलियां होती है, कार्ट्रिजेस जो होते हैं, उनमें जो है उनके कार्ट्रिजेस के ऊपर
गाय के चर्बी और पिग सुअर की चर्बी लगाई गई है। और इन कार्ट्रिजेस का क्या सिस्टम था कि इनको मुंह से आप उखाड़ेंगे उसके ऊपर का कवर और तब उसको आप गन में लोड करेंगे। ठीक है, जब यह अफवाह फैल गई कि यह गाय की चर्बी और पिग की चर्बी लगाई गई हैं, तो इससे जो है सिपाहियों में बड़ा असंतोष फैल गया। जो हिंदू सिपाही थे वह जो है गाय को पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो वह तो कभी उसे मुंह में ना लगाएंगे। इसी तरह जो मुस्लिम सिपाही थे वो पिग्स को अनक्लीन मानते हैं, साफ़ सुथरा नहीं मानते, अनहाइजीनिक मानते हैं, इसलिए वो भी उसे मुंह में नहीं लगाएंगे। और ये जो अफवाह फैली, इससे कारण जो है जितने भी सिपाही थे उन सब के जज्बातों को धक्का लगा, उनको इमोशनल तकलीफ़ पहुंची। इसीलिए जो है ये लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। ये लोग बोले कि नहीं, हम इन राइफ़ल्स को यूज़ नहीं करेंगे। यह विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? मेरठ में शुरू हुआ, मई 10, 1857। 10 मई 1857 में मेरठ में यह शुरू हुआ। मेरठ में सिपाहियों के बीच में शुरू हुआ और बहुत शीघ्रता से ये इंडिया के दूसरे पार्ट्स में फैलता चला गया। ये इंडियन सिपाहियों के साथ साथ इंडियन सोसाइटी के, हमारे इंडियन समाज के और भी लोगों ने उसमें ज्वाइन किया। वो सब मिलके सब दिल्ली गए। दिल्ली जाके उस समय जो लास्ट मुग़ल रूलर वहाँ पे थे, बहादुर शाह जफ़र, उसको उन्होंने बोला कि यही हमारे राजा हैं हमारे देश के, हम ब्रिटिश को अपना राजा नहीं मानते। और बहुत अच्छे नेता और कौन थे उस विद्रोह में? तात्या टोपे थे, नाना साहिब पेशवा थे, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल ऑफ अवध और जनरल बख्त खान, यह सब थे। ये लोगों ने भी उस विद्रोह में साथ दिया। पर ब्रिटिश के पास जो है ऐसे सिपाही थे जिनको ब्रिटिश ने ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी हुई थी और हथियार भी ब्रिटिश के पास ज़्यादा अच्छे थे, अच्छी बंदूकें थीं, अच्छी गोलियां थी। इसी कारण, और एक कारण क्या था कि इंडियंस डिसऑर्गेनाइज थे। इंडिया में छुटपुट जगहों पे, अलग अलग जगहों पे विद्रोह हो रहा था, पर सब मिल के एक साथ करके कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो डिसऑर्गेनाइज, ठीक से वो सारे आंदोलनों को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एक साथ जुट नहीं पा रहे थे। इस कारण जो है वो लोग इस विद्रोह में हार गए और विद्रोह को दबा दिया गया। Suppression. The British suppressed the revolt very cruelly. Many Indians were executed or sent to jails. Bahadur Shah Zafar was exiled to Burma, now Myanmar. In the process, rule of the East India Company also came to an end. The British government took over the reins of power. A Secretary of State was appointed to oversee the Indian affairs. Henceforth, the Governor General was called the Viceroy, but there was no change in conditions of Indians. The revolt of 1857 created an urge among the Indians to achieve freedom. They realized that if they united and fought the British, they would be able to drive them out. अब यह जो सप्रेशन हुआ, यह जो तो ब्रिटिश ने जो ये विद्रोह को दबाने की कोशिश की और बहुत ही क्रूरता से दबाई। कई इंडियंस लोग को मार दिया गया, उनको अपने प्राण त्यागने पड़े और कईयों को जेल भेज दिया गया और बहादुर शाह जफ़र को बर्मा भेज दिया गया, जो कि अभी म्यांमार कहलाता है। पर इन सब का एक फ़ायदा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य था, राज वो चला रहे थे इंडिया में, वह ख़त्म हो गया। अब जो है इंडिया की बागडोर किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया और उसे रखा कि वह इंडिया के जितने भी काम धाम है उसको वह देखे और उसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे। ठीक है, तो इसीलिए जो है गवर्नर जनरल जिसको कि रखा गया इंडियन अफेयर्स देखने के लिए, उसे वाइसरॉय कहते हैं। पर उसके बाद भी इंडियंस की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया और ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, उसके कारण जो है इंडियंस में यह जागृति हुई कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करे, वो स्वतंत्रता पा सकते हैं। उन लोगों को, इंडियंस लोग को यह एहसास हुआ कि अगर वह एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए और ब्रिटिश का सामना करे तो वह लोग जो है ब्रिटिश को हमारे देश से वापस भगा सकते हैं। तो इस तरह यह चैप्टर ख़त्म हुआ और आप लोग को पसंद आया होगा। इसके आगे का 18th चैप्टर फिर पढ़ाऊँगी, जिसमें बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल है कि इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल पाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ा। थैंक यू।